हेलो बच्चों। तो हेलो हो गया। ओके, तो अब शुरू करते हैं एग्जिट एग्जाम और प्लस बोर्ड की जर्नी। देखो रिजल्ट रिजल्ट आ गया है ना, कैसा आया क्या है ये सबको पता है। तो क्या है कि कहीं पे भी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए, है ना। अपने को तैयारी करते रहना है, कहीं पे भी स्टॉप नहीं करना है, क्योंकि अभी जर्नी बहुत लंबी है। क्या है? बहुत लंबी जर्नी है ना। तो इसलिए इन चीजों को लेके जो है ध्यान देना है। अब हम शुरू करते हैं एग्जिट एग्जाम। हॉस्पिटल फार्मेसी, हॉस्पिटल या क्लिनिकल फार्मेसी के एग्जिट प्लस बोर्ड एग्जाम है ना। बोर्ड एग्जाम कह लो, सेशनल एग्जाम कह लो, एग्जिट एग्जाम कह लो, सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। तो हॉस्पिटल इज, तो हॉस्पिटल भाई क्या होता है? हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूशन है। हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है मेडिकल सर्जिकल ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है नर्सिंग केयर फॉर द सिक और इंजर्ड पीपुल्स। तो क्या लगता है बताओ भाई? ये हॉस्पिटल क्या एक इंस्टीट्यूशन भी है, हॉस्पिटल प्रोवाइड करता है मेडिकल सपोर्ट या प्रोवाइड करता है, सर्जिकल ट्रीटमेंट करता है ना, नर्सिंग केयर सिक पीपल के लिए। तो हॉस्पिटल में ये सारी खूबियां होती हैं। तो यानी हमारा आंसर क्या है? डी ऑप्शन है सही, यानी ऑल ऑफ द अबव। ठीक। नेक्स्ट है हॉस्पिटल आर क्लासिफाइड एज। हॉस्पिटल को किस तरह क्लासिफाई किया गया है, कितने पार्ट में किया है? मेडिसिन सिस्टम, क्लिनिकल ओरिएंटेशन, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल, ठीक, या ए एंड बी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल जिसने देखा है उसको पता है ए एंड बी सिस्टम। एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल जो है हॉस्पिटल को जो क्लासिफिकेशन हमारे पास अवेलेबल है उसमें नहीं डिवाइड किया है। फर्स्ट कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए पहली कमेटी कौन सी कॉन्स्टिट्यूट, कौन सी गठित की गई थी पहली कमेटी? ठीक, तो कौन सी थी भाई? हाथी कमेटी थी, फार्मेसी थेरेपेटिक कमेटी थी, हॉस्पिटल फार्मेसी कमेटी थी, या एग्जीक्यूटिव कमेटी थी? बताओ भाई, विच वन कमेटी वॉज कंस्टिट्यूटेड फॉर हॉस्पिटल इन फर्स्ट टाइम? ठीक, तो बताओ विच वन। तो आई थिंक हाथी कमेटी है ना, सबसे पहली कमेटी जो बनी थी वो कौन सी थी? हाथी कमेटी थी। नेक्स्ट है हाउ मच फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड इन द 500 बेड हॉस्पिटल्स। तो मैंने पहले भी देखो ये आपको करा रखा है कि भाई मिनिमम 3 फार्मासिस्ट चाहिए। ठीक, मिनिमम किसी भी हॉस्पिटल को खोलने के लिए 3 फार्मासिस्ट चाहिए, प्लस फार्मासिस्ट और बेड का जो रेशियो होता है उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 500 बेड के लिए हमको चाहिए 15 फार्मासिस्ट। कितने? 15 फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड फॉर 500 बेड हॉस्पिटल्स। ओके। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल की बात की जाए तो पेशेंट केयर, ट्रेनिंग मेडिकल एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स, पब्लिक हेल्थ केयर एंड की ऑफ द की फॉर पॉलिसी गवर्नमेंट, है ना। तो पब्लिक हेल्थ केयर एंड की फॉर पॉलिसी गवर्नमेंट क्या है? ये सारी चीजें क्या है भाई? फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। वहां पे पेशेंट की केयर भी की जाती है, वहां पे ट्रेनिंग भी दी जाती है, ठीक, और क्या की जाती है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम होता है। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर सही है। ठीक। नेक्स्ट है स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग लेबोरेटरी ऑफ द हॉस्पिटल फार्मेसी 100 बेड हॉस्पिटल। अगर 100, देखो ये चीज, ये जो आपका एरिया है, स्पेस है, ये स्पेस और एरिया चेंज होता रहेगा। किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? ये चेंज होगा कितने बेड का हॉस्पिटल है। भाई जाहिर सी बात है, अगर 100 बेड का हॉस्पिटल है तो इतना बड़ा क्या चाहिए फार्मेसी। 150 बेड का हुआ तो फार्मेसी का साइज बढ़ जाएगा, 500 बेड का हुआ तो फार्मेसी का साइज और बढ़ जाएगा, क्योंकि जितने नंबर ऑफ पेशेंट होंगे उन्हीं के हिसाब से हमें नंबर ऑफ ड्रग्स बढ़ानी पड़ेंगी। मींस ऐसे 2-4 पत्ते में छोटा मोटा हॉस्पिटल है ना, 2-4-10 डब्बे से काम चल जाएगा, और बड़ा हॉस्पिटल मींस डिमांड वर्सेस सप्लाई। तो जितने ज्यादा बेड का हॉस्पिटल होगा उसी हिसाब से फार्मेसी का कंपाउंडिंग डिस्पेंसिंग लेबोरेटरी एरिया घटता बढ़ता रहेगा। फिलहाल 100 बेड के लिए 320 स्क्वायर मीटर की रिक्वायरमेंट है। ठीक। नेक्स्ट है पेशेंट हु ऑक्युपाई इन द हॉस्पिटल। जो पेशेंट हॉस्पिटल का बेड ऑक्युपाई करता है उसको क्या बोलते हैं? आउट पेशेंट बोलते हैं, या इन पेशेंट बोलते हैं, या ऑपरेशनल पेशेंट बोलते हैं, या नन। तो हमने इन पेशेंट और आउट पेशेंट की डेफिनेशन बताई थी कि जो भाई बाहर से एम्बुलेटरी पेशेंट आता है मान लिया, या नॉर्मल पेशेंट आया, डॉक्टर से कंसल्ट करी, डॉक्टर ने क्या किया कि उसकी हेल्थ चेकअप किया और उसके अकॉर्डिंग अगर
डॉक्टर को लगता है कि भाई इसको एडमिट करने की जरूरत है, इमरजेंसी केयर की जरूरत, तो उसको एडमिट कर लेगा। मींस वो पेशेंट जो हॉस्पिटल के अंदर बेड ऑक्युपाई करता है, रूम ऑक्युपाई करता है, तो उसको हम बोलते हैं इन पेशेंट। और आता है, डॉक्टर को दिखाता है, चला जाता है, दैट इज कॉल्ड आउट पेशेंट। सिंपल सा फंडा रखो इन पेशेंट आउट पेशेंट को, बहुत कंफ्यूज करता है एग्जाम में ये। ओके, द सर्विस आर प्रोवाइडेड फॉर इमीडिएट मेडिकल अटेंशन इन केस ऑफ एक्सीडेंट। तो कौन सी सर्विस है जो इमीडिएट मेडिकल अटेंशन देती है अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है उस केस में? प्राइमरी केयर, रेफरल केयर, टर्सरी केयर या इमरजेंसी केयर? तो जाहिर सी बात है कोई किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो ऑब्वियसली मतलब कुछ सोचना ही नहीं है, ना प्राइमरी ना रेफरल ना टर्सरी, सबसे पहले इमरजेंसी केयर की जरूरत है, उसको इमरजेंसी ट्रीटमेंट की जरूरत है, राइट। नेक्स्ट है इन्वेलप मेथड इज यूज्ड फॉर। ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें इंक्लूड करेंगे, कुछ क्वेश्चंस मैंने आगे से भी लिए हैं, ठीक। इन्वेलप मेथड क्या होता है भाई? चार्ज फ्लोर स्टॉक के लिए, नॉन चार्ज फ्लोर स्टॉक के लिए, या ए एंड बी या नन। तो जो चार्ज फ्लोर स्टॉक होते हैं वहां पे इन्वेलप मेथड का इस्तेमाल करते हैं, काहे के लिए? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ठीक। एस्टिमेशन ऑफ डिमांड कैन बी डिटरमाइंड बाय, ये इन्वेंट्री कंट्रोल जैसे हम खत्म करेंगे, इन्वेंट्री कंट्रोल का ही पार्ट है। तो जैसे कोई ड्रग चाहिए, ठीक, या कोई ड्रग मंगानी है, हमको स्टॉक रखनी है, तो हमको कितनी मंगानी है ये हमको कैसे पता चलेगा भाई? कितनी मंगानी है? हम मीन्स 10 लाख टैबलेट मंगा लें एक महीने में, हमको रिक्वायरमेंट है, या 10,000 टैबलेट मंगा लें? भाई जिस एरिया में हो उस एरिया में किस तरह की डिजीज है, उन डिजीज के अकॉर्डिंग आपको दवाएं मंगा के अपने स्टोर में रखनी है, ठीक। तो वो कैसे पता चलेगा? तो जाहिर सी बात है, पास्ट हिस्ट्री सर्च करो, पास्ट हिस्ट्री कि पिछले 5 साल में कौन सी बीमारियां उस एरिया में ज्यादा हुई हैं। उसके बाद कुछ अपना दिमाग लगाओ, है ना, जजमेंटल मोड, कुछ कैजुअल मोड, ठीक। तो इन सब चीजों से, यानी ऑल ऑफ द अबव, सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ये जानने के लिए कि एस्टिमेशन ऑफ डिमांड ऑफ मेडिसिन क्या है उस एरिया की, ठीक। अब एक होती वेरिएबल कॉस्ट, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। क्या होती है भाई? ये यूनिट कॉस्ट होती है, कॉस्ट पर यूनिट होती है, टोटल कॉस्ट होती है, या ऑल होती है? तो टोटल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, एक फिक्स्ड कॉस्ट, है ना, इन दोनों को जब जोड़ दिया जाता है तो दैट इज कॉल्ड टोटल कॉस्ट। LVP स्टैंड्स फॉर लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल, लो वॉल्यूम पेरेंट्रल, लार्ज वॉल्यूम पॉलिसीज या नन। तो LVP मींस लार्ज वॉल्यूम पेरेंट्रल, ये पिछले साल क्वेश्चन आया था एमसीक्यू में, ओके। SVP स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल, पैक्ड इन वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में इसकी पैकिंग होती है? स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल की अप टू 100 ml का वायल रहता है, मोर देन 100 ml रहता है, या दोनों रहते हैं, या इनमें से कोई नहीं रहता? तो स्मॉल वॉल्यूम पेरेंट्रल की बात की जाए तो अप टू 100 ml के वायल में उसकी पैकिंग होती है, करेक्ट। नेक्स्ट है नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन इंक्लूड्स। नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन मींस जिसमें एसेप्टिक एरिया की जरूरत नहीं है, जिसमें क्लास डी एरिया लगता है। कौन सा? क्लास डी एरिया। ऑइंटमेंट, टैबलेट, सिरप, ये सारे के सारे नॉन स्टेराइल प्रिपरेशन होते हैं, यानी ऑल ऑफ द अबव, हमारा लास्ट ऑप्शन डी सही होगा, ओके। नेक्स्ट है मेंबर रिक्वायर्ड फॉर कंपोजिशन ऑफ पीटीसी। पीटीसी के लिए कितने मेंबर रिक्वायर्ड है? तो पीटीसी कमेटी जो बनी थी, तो कंपोजिशन ऑफ पीटीसी कमेटी ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं। अब ऑप्शन देखो, 3 फिजिशियन, 1 पैथोलॉजिस्ट और 3 फार्मासिस्ट। क्या है? या 3 फिजिशियन, 1 नर्सिंग स्टाफ, 1 फार्मेसी स्टाफ, 1 पैथोलॉजिस्ट, या फिर 3 फिजिशियन, 1 नर्सिंग स्टाफ, फार्मासिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, ठीक। तो देखो क्या है, तीसरा रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है। लेकिन अगर हम बात करें इस लास्ट वाले की, फिजिशियन, फार्मासिस्ट और एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, तो इसमें नर्सिंग स्टाफ कम है। और पीटीसी कमेटी में फिजिशियन भी होंगे 3, नर्सिंग स्टाफ भी होगा, फार्मासिस्ट भी होगा, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होंगे इसी का पार्ट, राइट। तो पीटीसी जो हमने पढ़ाया था तो उसके बारे में सारी जानकारी आपको दी गई थी। जिसको कंफ्यूजन लगता है वो हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के वीडियोस देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक। हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी इन हॉस्पिटल? भाई जो हॉस्पिटल की कमेटी होती है उसका चेयरमैन कौन होता है?
बताओ भाई, फार्मासिस्ट होगा, नर्सिंग स्टाफ होगा, फिजिशियन होगा या एडमिनिस्ट्रेटर होगा? तो कमेटी का जो चेयरपर्सन होता है दैट इज द फिजिशियन। फिजिशियन को ही चेयरपर्सन बनाया जाता है, चेयरमैन बनाया जाता है किसी भी हॉस्पिटल की कमेटी का। ओके, नेक्स्ट है पीटीसी वर्क विद फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। पीटीसी किन पे ऑब्जेक्टिव, किन पे बेस्ड है? एडवाइजरी, ठीक, और एजुकेशनल और ड्रग सेफ्टी एंड ऑल। तो कहने वाला ओवरऑल देखो, एडवाइजरी और एजुकेशन मेन होता है, लेकिन कई बार केसेस में ड्रग सेफ्टी की भी जिम्मेदारी पीटीसी यानी फार्मास्यूटिकल थेरेपेटिक कमेटी की होती है, यानी ऑल ऑफ द अबव आंसर इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है द ड्रग शुड बी इंक्लूडेड इन फॉर्मुलरी बाय द नेम ऑफ। जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी होती है उसमें जो ड्रग के नाम इंक्लूड किए जाते हैं वो कौन से? प्रोप्रिएटरी नेम है, नॉन प्रोप्रिएटरी नेम है, जेनरिक नेम है या ब्रांड नेम है? तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का सेपरेट एक टॉपिक है जो मैंने पढ़ाया है, दैट इज उसमें क्या बताया कि नॉन प्रोप्रिएटरी नेम्स के नाम से हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में ड्रग के नाम की एंट्री की जाती है, यानी बी ऑप्शन सही है। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ इन द हॉस्पिटल, इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट होती है उसमें, स्टाफ की लिस्ट होती है, पेशेंट की लिस्ट होती है या ड्रग्स की लिस्ट होती है। तो अल्टीमेटली जो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी है उसमें काहे की है भाई? जाहिर सी बात उसमें ड्रग की लिस्ट होती है ना, कि उस हॉस्पिटल में कौन कौन सी ड्रग्स इस्तेमाल की जाती है उनकी लिस्ट होती है। ओके, नेक्स्ट है स्पेस है लीगल परमिट टू डिस्पेंस द एडमिनिस्टर ऑफ द ड्रग व्हेन फिजिशियन प्रिस्क्राइब द जेनरिक नेम। तो लीगल परमिट दवा को डिस्पेंस करने की क्या होती है? हॉस्पिटल फॉर्मुलरी होती है, प्रिस्क्रिप्शन होता है, ड्रग इंडेक्स होता है या हॉस्पिटल रेगुलेशन। तो देखो एक चीज याद रहे, परमिट टू डिस्पेंस, जहां पे डिस्पेंस दवा डिस्पेंस करने की परमिट बोली जा रही है वहां पे किसकी जरूरत पड़ेगी? डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत पड़ेगी, यानी प्रिस्क्रिप्शन जो है जरूरी है। एक लीगल परमिट अगर बोला जाए, कानूनी परमिट दवा एडमिनिस्टर करने की कौन सी होगी? दैट इज डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, यानी हमारा बी ऑप्शन सही है। ठीक, तो इस तरह से 20 क्वेश्चन एग्जिट एग्जाम के पढ़ाई करो। कुछ नहीं समझ में आता है तो कमेंट करो, और समझ में आता है तो खूब शेयर करो। ओके।